क्लास 10th मैथ जो नई वाली NCERT है उसी के हिसाब से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने पास रेफरेंस के तौर पर न्यू वाली NCERT बुक रखिए। वैसे मैं हर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ, लेकिन NCERT बुक आपके पास होनी चाहिए। तो नई NCERT उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 2026-27 की जो न्यू NCERT है उसके हिसाब से हम लोग प्रश्नों को लगा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 का ये पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4। इसे हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से चर का मान दूसरे समीकरण में रखा जाता है, तथा जब हमें दूसरे समीकरण से कोई एक चर का मान मिल जाता है तो फिर उसे हम लोग किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। मतलब समझिएगा, जैसे ये पहले प्रश्न का पहला पार्ट है, इसमें आपको दो समीकरण दिया हुआ है। तो प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत हम इसे मानेंगे समीकरण 1। ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 है। तो मैं इसे आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। इस विधि में किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखा जाता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस समीकरण से आप x या y का मान निकालेंगे उस वैल्यू को उसके अगले वाले समीकरण में रखना होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखा जाता है। फिर जब हमें किसी एक चर की वैल्यू मिल जाएगी तब उसको हम दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर x या y का मान निकाल लेंगे। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे ये दो समीकरण है, तो हम किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे। ये हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? ये है x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण 1 से x या y किसी एक वैल्यू का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना है।
चलिए यहाँ से हम लोग यक्स का मान निकालते हैं। x बराबर 14, बराबर के इस तरफ प्लस वाई है तो बराबर के दूसरे तरफ जाकर माइनस वाई हो जाएगा। अब यक्स का मान आपने किस समीकरण से निकाला है? समीकरण 1 से। तो अगर यक्स का मान आपने समीकरण 1 से निकाला है तो इसे समीकरण 2 में रखना होगा। अगर यक्स का मान आपने समीकरण 1 से निकाला है तो इसे समीकरण 2 में रखना होगा। कभी आप ऐसी गलती मत कीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि में जिस समीकरण से मान निकाल रहे हैं अगर आपने उसी समीकरण में मान रख दिया तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए प्रतिस्थापन विधि में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शुरुआत में जिस समीकरण से यक्स या वाई का मान निकालेंगे उसे उस समीकरण में नहीं रखेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, हमने समीकरण 1 से यक्स का मान निकाला तो प्रतिस्थापन विधि के अनुसार हमें इसे अगले वाले समीकरण में रखना चाहिए। हमें इसको समीकरण 2 में रखना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर हम समीकरण 1 से यक्स का मान निकाल कर समीकरण 1 में ही रख देंगे तो क्या होगा? पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे समीकरण 1 क्या है? यक्स प्लस वाई बराबर 14। आपने समीकरण 1 से यक्स का मान निकाला और इस यक्स के मान को समीकरण 1 में ही रख दीजिए। देखिए क्या हो रहा है। तो जहां यक्स लिखा है वहां लिखेंगे 14 माइनस वाई बराबर x के प्लेस पे 14 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 14 माइनस वाई प्लस वाई कट गया 14 बराबर 14। क्या कोई मान निकला? नहीं। इसीलिए प्रतिस्थापन विधि में कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है। जिस समीकरण से यक्स या वाई का मान निकालेंगे उस समीकरण में मान को नहीं रखना है बल्कि उसके अगले वाले समीकरण में रखना है। अब ध्यान से सब लोग देखिए। इतना सब कुछ समझाने का एक ही निष्कर्ष है कि प्रतिस्थापन विधि में जिस समीकरण से मान निकालेंगे उस समीकरण में मान नहीं रखेंगे बल्कि उसके अगले वाले समीकरण में मान को रखा जाएगा। जब कोई एक चर का मान आपको मिल जाएगा तो उस चर के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जैसे यहाँ यक्स का मान आपको मिल गया तो यक्स का मान आपने कहाँ से निकाला है? समीकरण 1 से निकाला है। तो इस यक्स के मान को समीकरण 1 में नहीं रखेंगे बल्कि समीकरण 2 में रखेंगे, अगले वाले समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? ये है यक्स माइनस वाई बराबर 4। तो आइए यक्स के प्लेस पे क्या रखना है? 14 माइनस वाई। तो जहां यक्स लिखा है वहां पर 14 माइनस वाई रख दें। ये यक्स का मान हमने रख दिया माइनस
y बराबर 4। तो 14 माइनस y बराबर 4। 14 माइनस y और माइनस y ये होगा माइनस का 2y। y के गुणांक में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -1 -2 और y लगा हुआ है बराबर 4। -2y बराबर 4 बराबर के इस तरफ +14, उधर जाकर -14 हो जाएगा। -14 -2y बराबर -14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा। 14 बड़ा है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर 10 बराबर के इस तरफ 2 y में गुणा कर रहा है, ये 2 y में गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाकर भाग करेगा। 2 एक कम 2, 2 पचे 10, तो y का मान आ जाएगा 5। y का मान 5 आ चुका है। y का मान 5 आ चुका है। अब यहाँ पर आपको किसी एक चर की वैल्यू मिल गई, y का मान 5 आपको मिल चुका है। तो अब आप स्वतंत्र हैं, आप x या y का मान दोनों में से अब किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब y का मान हम दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो y का मान दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में हम लोग रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? ये है x प्लस y बराबर 14। इसमें y का मान 5 रखना है, मतलब जहां y लिखा है वहां पर हमें 5 रख देना है। तो x प्लस y के जगह 5 बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 5, बराबर के इस तरफ 5 प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। x बराबर 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा। तो फाइनली x का मान 9 आ चुका है और y का मान 5 आ चुका है। प्रतिस्थापन विधि से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया। पहले प्रतिस्थापन विधि में हमने किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाला है और उसको अगले वाले समीकरण में रख दिया। अगर समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर समीकरण 2 से मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। जब समीकरण 1 या 2 से कोई एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखने पर हमें किसी एक चर का पूर्णतः मान मिल जाता है, जैसे हमें y का मान 5 मिल गया
तो फिर हम उस चर के मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में रख के अपना दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। यही है प्रतिस्थापन विधि। किसी एक चर से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखा जाता है। किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखा जाता है। फिर दूसरे चर को जो दूसरे चर का मान होता है उसे दोनों में से किसी एक समीकरण में रखकर अगले चर का मान निकाल लेते हैं। यही है प्रतिस्थापन विधि। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये पहले का दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ। दो समीकरण आपको दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो पहला समीकरण तो ठीक है, ये है समीकरण नंबर 1। लेकिन दूसरे समीकरण को ध्यान से देखिए। s/3 + t/2 = 6। ये कैसा समीकरण है? क्या ये समीकरण के फॉर्मेट में आपको लग रहा है? खैर है तो ये भी समीकरण ही, बस थोड़ा उलझा कर दिया हुआ है। मतलब अगर हम इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम 6 आएगा। 3 दूना 6, 2 का यस में गुणा करेंगे, ये 2s आ जाएगा, प्लस 2 तिया 6, 3 का t में गुणा करेंगे, 3t आ जाएगा, बराबर 6। अब ये 6 इसमें भाग कर रहा है, तो बराबर के दूसरे तरफ जब ये 6 जाएगा तो उधर जाके ये गुणा करेगा। तो 2s + 3t बराबर 6 का 6 में गुणा करेंगे, 36 हो जाएगा। ये बन गया है आपका समीकरण नंबर 2। अब नियम मैंने आपको बताया है। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालकर अगले वाले समीकरण में रखा जाता है। तो आइए किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से ही कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? ये है s - t बराबर 3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से कोई भी एक वैल्यू आप निकाल लीजिए। चलिए हम यहाँ से यस का मान निकाल लेते हैं। यस बराबर 3, बराबर के इस तरफ माइनस का t है, तो बराबर के उधर जाकर प्लस का t हो जाएगा। अब यस का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो इसे अगले वाले समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर यस का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या हमने लिखा है, 2s प्लस 3t बराबर 36। जहां यस लिखा है वहां पर 3 प्लस टी लिख देना है। तो इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है। यस का मान क्या है, 3 प्लस टी। अब यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। अगर आप यस का मान रख रहे हैं और यस के मान में एक से अधिक पद हैं तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा। यस का मान क्या है, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। अब आपने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया तो अब ये सही है। अगर यही आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये यहाँ आप गलती कर देते। इसका मतलब 2 का गुणा 3 में होगा और 2 का गुणा टी में भी होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाए होते तो 2 का गुणा सिर्फ 3 में ही तो होता है। तो जब भी मान रखते हैं, अगर मान में एक से अधिक पद हैं तो वहां ब्रैकेट लगाना होता है। 2 यस का मान क्या है, 3 प्लस टी। प्लस में क्या लिखा है, 3t बराबर 36। अब इसका इसमें गुणा करेंगे एक बार इसी का इसमें गुणा करेंगे। चलिए हल करते हैं। 2 तिहाई 6 प्लस 2 का टी में गुणा करेंगे 2t प्लस ये क्या लिखा है 3t बराबर 36। अब 2t प्लस 3t, ध्यान दीजिएगा, 2t प्लस 3t ये 5t हो जाएगा बराबर 36। बराबर के इस तरफ प्लस का 6 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो t बराबर 36 में से 6 जाएगा 30 बचेगा। बराबर के इस तरफ 5 गुणा कर रहा है तो उधर जाकर ये भाग करेगा। 5 एक कम 5, 5 छक्का 30। चूंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इसे बगल में सॉल्व कर देता हूं। तो t का मान यहां से कितना आ गया, 6। तो t का मान 6 आ चुका है। ये t का मान 6 आ गया। अब ये एक चर का मान निकल गया तो इस चर के मान को आप दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं। इसको आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आंसर सेम आएगा। तो चलिए t का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं क्योंकि समीकरण 1 छोटा है और आसान है। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये है यस माइनस टी बराबर 3। यस माइनस टी का मान कितना है, 6। तो जहां टी लिखा है वहां पर 6 लिख देंगे बराबर 3। तो यस बराबर 3। बराबर के इस तरफ -6 है तो उधर जाकर +6 हो जाएगा। s बराबर 3 और 6 9 हो जाएगा। तो फाइनली आपको यस का मान 9 मिल गया और t का मान 6 मिल गया। ये आपका आंसर आ चुका है। प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने इस समीकरण को सॉल्व कर दिया है। आप इसे नोट कर लीजिए।
प्रश्नावली 3.2 का ये तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रश्न में कहा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखा जाता है। अब हम लोग चलिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। यहां से आप क्या ये जरूरी है कि आप समीकरण 1 से ही मान निकालिए, आप समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। क्या जरूरी है कि आप x का मान ही निकालिए? नहीं, आप y का मान भी निकाल सकते हैं। आप कोई भी मान निकालेंगे आंसर आपका सेम आएगा। तो यहां से 3x बराबर 3 बराबर के इधर माइनस वाई, उधर जाकर प्लस वाई हो जाएगा। x बराबर 3 प्लस वाई, ये 3 इसमें गुणा कर रहा है, उधर जाकर भाग करेगा। चलिए अब x का मान आपने कहां से निकाला है समीकरण 1 से, तो अब इसे अगले समीकरण में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, यही तो है। नाइन इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है। x का मान क्या रखना है 3 प्लस वाई अपान 3 माइनस 3y बराबर 9। नियम कहता है एक बार इसका इसमें गुणा और एक बार इसी का इसमें गुणा। 9 3 27 प्लस 9 का y में गुणा करेंगे 9y अपान 3 माइनस 3y बराबर 9। अब इसे हमें हल करना है। तो ये तो भिन्न का घटाना बन गया, इसके बटे में 1 मानेंगे और एलसीएम निकालेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि ये भिन्न का घटाना ही तो है। 3 का 3 में भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगी और 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यही संख्या मिलेगी। तो 27 प्लस 9y माइनस 1 का 3 में गुणा करेंगे, 1 का 3 में भाग करेंगे, 3 बार भाग जाएगी। अब 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 3 के 9y हो जाएगा बराबर 9। नीचे जगह नहीं है तो मैं इसे बगल में सॉल्व कर देता हूं। तो यहां से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 27 प्लस 9y, 27 प्लस 9y माइनस 9y, तो प्लस 9y में से 9y जाएगा, प्लस 9y माइनस 9y खत्म। ये 27 बटे 3
बराबर 9 बचा है। 3 एकम 3, 3 नवा 27, तो 9 बराबर 9 आ गया। अरे भाई ये क्या आ गया, ये क्या आ गया? इसके पहले हमने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया उसमें जब हमने x या y का मान रखा है तो x या y का कोई एक वैल्यू निकल के आया है। यहाँ पर तो सब का सब कट के खत्म हो गया, यहाँ पर तो कोई मान ही नहीं निकला। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसका कैसा हल मिलेगा, ये कैसा समीकरण है? तो जब कभी ऐसी कंडीशन हो कि दो समीकरणों को सॉल्व करने पर पूरा पूरा मान कट जाए और साथ ही समीकरण गणितीय रूप से सही हो, तो ऐसे कंडीशन में हमें समपाती रेखाएं मिलती हैं और समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जब हमने समीकरण को सॉल्व किया तो समीकरण क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया, x या y पूरा पूरा कट गया, तथा साथ ही 9 बराबर 9 आया है। ये बात तो सही है कि जो 9 होता है वो 9 के बराबर होता है। तो ये जो समीकरण है अगर इसे मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो 9 रुपए के बराबर होता है। ये बात तो सही है। तो मतलब ये जो मिला है हमको, ये गणितीय रूप से क्या है, सही है। गणितीय रूप से सही है, क्योंकि 9 बराबर होता है 9 की। लेकिन समस्या तो यही है कि यहाँ पर x या y पूरा पूरा कट गया है। तो जब कभी ऐसा हो कि x या y पूरा पूरा कट जाए लेकिन समीकरण गणितीय रूप से सही हो, तो इस कंडीशन में समपाती रेखाएं मिलेंगी। और साथ ही समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा। बल्कि पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको 2 अलग अलग केस लिखवा देता हूं कि जब समीकरण में x या y पूरी तरह से कट जाता है तो उस कंडीशन में हमें कैसी रेखाएं मिलती हैं, और समीकरण गणितीय रूप से सही होता है तब कैसी रेखाएं मिलती हैं, समीकरण गणितीय रूप से गलत होता है तब कैसी रेखाएं मिलती हैं। तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। उन दोनों कंडीशन को मैं अभी आपको लिखवा देता हूं। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जैसे हमने पिछले सवाल को सॉल्व किया तो समीकरण को सॉल्व करने पे क्या हुआ, x या y पूरी तरह से कट गया और 9 बराबर 9 आया। तो ये बात तो गणितीय रूप से सही है। तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन ये बनती है
कि समीकरण को हल करने पे यक्स या वाई पूरी तरह से कट जाए और 9 बराबर 9 आए, 18 बराबर 18 आए, 15 बराबर 15 आए, मतलब जो भी आए उसमें दोनों पक्ष क्या हों, बराबर हों, तो इस कंडीशन में जो समीकरण होगा वो गणितीय रूप से सही होगा। ये पहला कंडीशन बनता है। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि समीकरण को सॉल्व करने पर यक्स या वाई पूरी तरह से कट जाए और जो समीकरण मिले वो गणितीय रूप से सही न हो। जैसे 13 बराबर 12 आ गया, 8 बराबर 15 आ गया, 6 बराबर कुछ और आ गया, हो जाए कि समीकरण। तो दूसरी कंडीशन में ऐसा होगा कि जो समीकरण होगा वो यक्स या वाई पूरा पूरा कट जाएगा और वो मैथमेटिकली गलत होगा। जैसे 8 बराबर 15, क्या 8 15 के बराबर होता है? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में समीकरण का क्या केस बनता है? इन दोनों केस को हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा केस 1 के ऊपर। केस फर्स्ट, यदि समीकरण को हल करने पर यक्स या वाई चर पूरा पूरा कट जाए समीकरण को हमने हल किया, जो वेरिएबल है वो पूरा पूरा कट गया तथा समीकरण गणितीय रूप से सही हो। तथा समीकरण गणितीय रूप से सही हो तो इस स्थिति में समपाती रेखाएं मिलेंगी तथा समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब कभी ऐसी कंडीशन बने कि समीकरण को हल करने पर यक्स या वाई चर पूरा पूरा कट जाए तथा समीकरण गणितीय रूप से सही हो तो इस स्थिति में समपाती रेखाएं मिलेंगी तथा समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जैसे एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किया कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। अभी हमने इस एग्जाम्पल को हल किया, तो अगर हम यहाँ विलोपन विधि का यूज करते हैं तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों पक्षों को बराबर करना होगा। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो ये 9 और 9 बराबर हो जाएगा और समीकरण का हल निकलेगा। तो 3 तिरिके 9x माइनस 3y बराबर 3 तिरिके 9, ये 9x माइनस 3y बराबर 9। चलिए समीकरण को जोड़ते हैं दोनों को। जोड़ने पर
अगर समीकरण को जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा और 9 9 18 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो समीकरण का हल नहीं निकलेगा, बल्कि एक तीसरा समीकरण बन जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को घटा दें, घटाने पर तब देखिए हमारा बात कुछ बन रहा है। चिन्ह बदल जाएगा घटाएंगे तो, माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। जब समीकरण को घटाते हैं तो उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। +9 -9 कट गया, -3y + 3y कट गया, +9 -9 कट गया। यहाँ भी 0 बचा और यहाँ भी 0 बचा। तो हमने क्या देखा कि जब हम समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो समीकरण में x या y चर पूरा कट गया है और जो समीकरण है वो गणितीय रूप से सही है। गणितीय रूप से क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि 0 रुपए के बराबर होता है, इसलिए ये समीकरण गणितीय रूप से सही है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन हो कि समीकरण में समीकरण को सॉल्व करने पर x या y पूरा कट जाए और समीकरण का दोनों पक्ष बराबर आए, 5 = 5, 6 = 6, मतलब जब समीकरण को सॉल्व करने पर x या y पूरा कट जाए और समीकरण गणितीय रूप से सही हो तो इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है। इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है। ये पहला कंडीशन है, आप इसे नोट कर लीजिए। आपके सामने आज मैंने समीकरण के 2 विशेष एग्जाम्पल लिए हैं। वो एग्जाम्पल कुछ खास पैटर्न के हैं। उन एग्जाम्पल का पैटर्न कुछ ऐसा है कि जब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसमें x या y पूरा कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। तो अब आप सोचेंगे सर समीकरण को सॉल्व करने पर तो मान निकलना चाहिए, वैल्यू निकलनी चाहिए, लेकिन पूरा कट कैसे जा रहा है? तो ऐसे समीकरण को हम क्या नाम देंगे? आइए पहले हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है। अब ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अब ध्यान दीजिए, इसे हम लोगों को हल करना है। तो चलिए हम लोग इसमें विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि से हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा भी कि विलोपन विधि क्या है, लेकिन अभी के लिए इतनी जानकारी आप रखिए कि विलोपन विधि में किसी एक चर को बराबर किया जाता है और दूसरे चर का मान निकल जाता है। इसे आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों एग्जाम्पल में प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए, दोनों विधियों से हल करने में x या y पूरा कट जाएगा। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, विलोपन विधि यूज कर रहे हैं।
ये 9x है और ये 3x है। अगर हम लोग समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये 9 के बराबर हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो समीकरण के प्रत्येक पद में 3 से गुणा होगा। 3 तिरिके 9x माइनस 3 एकम 3y बराबर 3 तिरिके 9। नीचे समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 3y बराबर 9। अब जब हम लोग इसे हल करेंगे तो जोड़ने पर तो ये हल होगा नहीं, लेकिन अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 9 9 18 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 9 9 18 हो जाएगा, हल नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, घटाने पर तो जब समीकरण को आपस में घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस 9x है, माइनस 9x हो जाएगा। ये माइनस 3y है तो ये प्लस 3y हो जाएगा। ये प्लस में 9 दिख रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस 9 माइनस 9 कट गया, माइनस 3y प्लस 3y कट गया, 9 में से 9 गया, 0 बचा। यहाँ सब कुछ पूरा का पूरा कट गया है तो यहाँ भी 0 बचे। अब आपने इस समीकरण में क्या देखा कि जब हमने समीकरण को हल किया तो x या y पूरी तरह से कट गया है। और अगर आप इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तब भी आप यही देखेंगे कि समीकरण पूरी तरह से कट जाएगा। आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके देख लीजिएगा, उस विधि से भी यही होगा, x या y पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब x या y पूरा पूरा कट जाए और कटने के बाद हमें जो मिले, जैसे यहाँ 0 बराबर 0 मिल गया, हो सकता है किसी और समीकरण में 15 बराबर 15 मिल जाए, 17 बराबर 17 मिल जाए, 16 बराबर 16 मिल जाए, 4 बराबर 4 मिल जाए, कोई भी संख्या मिले। x या y के कटने के बाद हमें कोई भी अचर संख्या मिले, अगर वो मैथमेटिकली रूप से, अगर वो गणितीय रूप से सही है तो इस कंडीशन में क्या होगा? जैसे 0 बराबर 0 होता है, गणितीय रूप से सही बात है। 15 बराबर 15 होता है, 17 बराबर 17 होता है, 16 बराबर 16 होता है, 4 बराबर 4 होता है। ऐसे ही कोई भी संख्याएं मिलेंगी, x या y के पूरा पूरा कटने के बाद कोई भी संख्या मिले, अगर वो संख्या गणितीय रूप से सही है कि 15 के बराबर होता है, ये बात मैथमेटिकली रूप से सही है, तो इस कंडीशन में समीकरण का हल कैसा होगा इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर प्रश्न को हल करने पर x या y पूरा पूरा कट जाए और समीकरण गणितीय रूप से सही हो, मतलब जो अचर संख्या मिल रही है, अगर 5 बराबर 5 है तो ये बात गणितीय रूप से सही है, 0 बराबर 0 है तो ये बात गणितीय रूप से सही है। तो अगर ऐसा हो कि x y के कटने के बाद समीकरण गणितीय रूप से सही है तो इस कंडीशन में समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है और साथ ही समीकरण का ग्राफ बनाने पर
संपाती रेखाएं मिलती हैं। और साथ ही अगर आप ऐसे समीकरणों में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो निकालेंगे तो ये अनुपात बराबर आएगा। A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर होगा और यही C1/C2 के बराबर होगा। ऐसे समीकरणों में जिनमें x या y पूरा पूरा कट जाएगा और समीकरण में जो अचर संख्या मिलेगी वो गणितीय रूप से सही होगा। तो इस बात को मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ। इसे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि समीकरण को हल करने पर यदि समीकरण को हल करने पर x या y, यदि समीकरण को हल करने पर x और y पूरा पूरा कट जाए, यदि समीकरण को हल करने पर x और y पूरा पूरा कट जाए तथा समीकरण गणितीय रूप से सही हो, तथा समीकरण गणितीय रूप से सही हो, मतलब x या y के कटने के बाद जो भी अचर संख्या मिलेगी 15 बराबर 15, 0 बराबर 0, 7 बराबर 7, ऐसे ही कुछ भी मिलेगा, अगर वो मैथमेटिकली सही है तो इस कंडीशन में अगर ऐसा है तो समीकरण का अपरिमित रूप से, तो समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा और संपाती रेखाएं मिलेंगी। मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसा स्थिति बन रहा है कि x या y पूरा पूरा कट जा रहा है तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा। और साथ ही ये ध्यान देना है कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा तो इस कंडीशन में संपाती रेखाएं मिलती हैं। ये चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए हैं। और जब हम उसका रेशियो निकालते हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आता है। ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। जस्ट इसके बाद हम लोग, पहले आप इतना नोट करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि अगर समीकरण को हल करने पर x या y पूरा पूरा कट जाए और साथ ही समीकरण गणितीय रूप से गलत हो
तब हम लोग क्या करेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि दोनों साथ में ही बता देता हूं, फिर आप लोग एक साथ दोनों नोट करिएगा। तो अब हमने ये पहला एग्जाम्पल आपको दिखाया जिसमें समीकरण को हल करने पर x और y पूरा पूरा कट गया और साथ ही समीकरण गणितीय रूप से सही है। तो इस कंडीशन में हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हुआ और साथ में हमें समपाती रेखाएं मिली हैं। अब आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल भी कुछ खास पैटर्न का है। चलिए यहां से हम क्या करते हैं, विलोपन विधि लगा के सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे इस समीकरण में हमें चर की संख्या बराबर करनी है। ये x है, अगर हम इसको 2x के बराबर कर देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 का 2x प्लस 2 दुना 4y बराबर 4 दुना 8। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 12। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा देते हैं। घटाने पर तो जब आप घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। 2x 2x कट गया, 4y कट गया, 0 बचा बराबर 12 में से 8 जाएगा -4, क्योंकि 12 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है। अब इसे आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके देख लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने पर भी जो आपका ये समीकरण है इसमें x या y पूरा का पूरा कट जाएगा और साथ ही ये समीकरण जो बनेगा इसमें जो अचर संख्या मिलेगी वो गणितीय रूप से गलत होगा। मतलब क्या 0 रुपए -4 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब कि ये गणितीय रूप से गलत है, ये मैथमेटिकल रूप से क्या है, ये गलत है। तो अगर कभी ऐसा मिले कि समीकरण को हल करने पर x या y पूरा का पूरा कट जाए और साथ ही जो हमें समीकरण मिले वो गणितीय रूप से गलत हो, मतलब 5 बराबर 4 हो, 10 बराबर 18 हो, क्या ये मैथमेटिकली रूप से सही है? नहीं। कभी 5 4 के बराबर नहीं हो सकता, कभी 10 18 के बराबर नहीं हो सकता। जब भी ऐसा हो कि समीकरण को हल करने पर x या y पूरा पूरा कट जाए और समीकरण गणितीय रूप से गलत हो, तो इस कंडीशन में ऐसे समीकरणों का कोई हल प्राप्त नहीं होता, कोई हल मिलेगा ही नहीं ऐसे इक्वेशन में। और जब हमें कोई हल नहीं मिलेगा तो रेखाएं कैसी मिलेंगी? समांतर रेखाएं मिलेंगी। अनुपात कैसा होगा? a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होगा, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो लिखेंगे कैसे? हमने समीकरण को हल किया तो x या y पूरा पूरा कट गया, तो लिखेंगे यदि समीकरण को हल करने पर
यक्स या वाई पूरा पूरा कट जाए, यदि समीकरण को हल करने पर यक्स या वाई पूरा पूरा कट जाए तथा समीकरण गणितीय रूप से गलत हो, यदि समीकरण को हल करने पर यक्स या वाई पूरा पूरा कट जाए तथा समीकरण गणितीय रूप से गलत हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तथा समांतर रेखाएं मिलेंगी। तो जब ऐसी स्थिति बने कि समीकरण को हल करने पर ये पूरा पूरा कट जाए और समीकरण मैथमेटिकली रूप से गलत हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये समीकरण की दो स्पेशल कंडीशन थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप इसे नोट कर लीजिए।